अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं चैप्टर 7 को, विच इज़ अबाउट रिस्क रिटर्न एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो हम कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे मेजर किया जा सकता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, बीटा और यूनिक रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे देख सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन से कोई बेनिफिट होता है हमें या कोई वैल्यू एडिशन मिलती है या नहीं। तो अगर हम पिछले 100 साल की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखें हम, तो ये हमारे पास कॉमन स्टॉक की जो है वो रेड लाइन अवेलेबल है। ये हमें बता रही है कि 1900 में अगर हमने मुश्किल से $1 जो है इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी वैल्यू जो है वो $15,578 हो गई। ठीक, इसी को अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, ये जो ब्लू लाइन है, तो पता ये लगता है कि $1 जो है वो $147 तक पहुंचा। और अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट देखें तो ये ग्रीन लाइन से जो है वो आपको शो हो रही है, वो $61 तक पहुंची है 100 सालों में, बल्कि 104 सालों में टू बी वेरी एग्जैक्ट, कि 1900 से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं। तो ये 2004 तक हमने इसको देखा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाती है अगर आप स्टॉक्स के केस में देखें। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि इसमें आपको काफ़ी लंबे अरसे तक रिस्क भी फेस करने पड़े, अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत नज़र आते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है ये तकरीबन 15 सालों का टाइम पीरियड है। इन 15 सालों में स्टॉक्स ने कितना एक एब्रप्टली बिहेव किया। अगर हम सिर्फ वो लिमिटेड विंडो को लेंगे तो हमें जो है वो बड़ी ही इस तरह से फ्लक्चुएशन नज़र आ रही होंगी। कभी जो है वो हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, कभी बहुत नीचे जा रहे हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये जब आप क्लोज विंडो का प्लॉट करोगे तो क्लियरली नज़र आएंगी आपको। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स के रेट्स, वो आपको एक स्मूथ लाइन की तरह नज़र आती है। ये यहाँ पे जो इंक्रीज नज़र भी आ रहा है वो कंटिन्यूस इन नेचर। ये जो डिक्लाइन है ये फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी आपको इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उनमें रिस्क नहीं था तो रिटर्न भी तो इतना नहीं था। स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न जो है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाए। अभी चूंकि हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो रिटर्न्स को देखिए ज़रा। इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट्स, इक्विटी में जो रियल रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो 719 है $1 की इन्वेस्टमेंट के पिछले 104 सालों में, जबकि $1 जो है वो बॉन्ड्स के केस में सिर्फ 6.81 हुआ है और जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनके केस में वो 2.8 हुआ। अब 104 साल की इन्वेस्टमेंट में आपका जो बॉन्ड्स और बिल्स की रिटर्न है वो तो ना होने के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो असल रिटर्न्स हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लिखी हुई। अब इसमें फिर रिस्क प्रीमियम की अगर हम बात करें तो देखें जी, रिटर्न के दो कंपोनेंट हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। रिटर्न एक तो आपका रिस्क फ्री कंपोनेंट है और दूसरा है जी रिस्क प्रीमियम।
ओके, ये दो तरह के रिटर्न्स जो है वो आपको नज़र आते हैं। ये जो टी बिल्स इन्वेस्टमेंट और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न था, ये रिस्क फ्री रेट है, या पाकिस्तान में जिसे हम काइबर कहते हैं वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है ये तो आपको मिलना ही मिलना है। अब आप रिस्क कितना लेते हैं कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, तो वो रिस्क प्रीमियम कहलाता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो डेनमार्क में रिस्क प्रीमियम जो है वो मिनिमम पे है 4.3। अदर ये डेटा जो है वो 2005 का है, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते आज के लिए कि जी आज भी यही है। सो डेनमार्क जो है वो 4.3% रिस्क प्रीमियम, बेल्जियम 4.7, स्विट्ज़रलैंड में इंक्रीज़ हुआ, स्पेन देखिए, यूके में जो है वो 6.3%, यूएसए में ये आपको 7.6% मिल रहा है। जबकि इक्विटी पे सबसे ज़्यादा जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है आपको इटली में या जापान में, फॉर दैट मैटर इवन फ्रांस में भी अच्छा खासा है 9.3%, 0.7 का डिफरेंस है इनमें। तो ये इन कंट्रीज़ में आपको इक्विटीज़ पे रिस्क प्रीमियम जो है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये आपके जो यूरोपियन, डेनिश, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे ये कनाडा जो है वो अमेरिकाज़ में है, उसमें भी लो है, लेकिन अमेरिकाज़ में कनाडा के बाद अगर हम देखें यूएसए को तो अच्छा है। और ये जो है वो लाइन 6.4, ये बेसिकली आपकी एवरेज लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे कंट्रीज बिलो एवरेज पे कर रहे हैं और ये सारे अबव एवरेज पे। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होता है उसके रिटर्न्स को देखें। तो देखिए, किसी एक गिवन ईयर में जो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल रहा है तो तकरीबन यहाँ मिल रहा है 58-59%, और ये तकरीबन है आपका 21-2-3, तो ये क्वार्टर का हो गया, तकरीबन 34 के करीब हो गया जी। 1934, 33, 34 में मैक्सिमम रिटर्न स्टॉक जो मार्केट इंडेक्स है उसमें आपको मिलेगा। मिनिमम उससे 2-3 साल पहले आपको मिल रहा है -40%। ये वो टाइम पीरियड है जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ। तो इंडेक्सेस जो है वो क्यूमुलेटिवली पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं आपको, नेगेटिव भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप देखें ये जो अपवर्ड साइड है ये पॉजिटिव साइड है। आपको ऑन एवरेज जो है वो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव नज़र आती है। बहुत रेयरली ऐसे ईयर्स आपको गिने चुने देखे नज़र आ रहे हैं जिनमें जो है वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने ही बहुत पुअरली परफॉर्म किया। सो इसका मतलब ये भी है कि आपके जो रिस्क प्रीमियम या रिस्क रिलेटेड रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक गारंटेड है, यानी मोर देन 80% चांसेस हैं कि आप फेवरेबल रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे। बहुत अनलकी सिचुएशन में आप 20% जो अनफेवरेबल है उसमें। अब अगर आप एनुअल जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हैं उनको हिस्टोग्राम के एस्पेक्ट में देखें तो आपका जो उसी को हम डिफरेंट एंगल से देखें, उसी को आप देखें तो -50 से 40 में जो रिटर्न्स रहे हैं वो एक दफ़ा रहे, -40 से 30 तक एक साल ऐसा था जिसमें यहाँ पे हमारा फॉल किया। 4 साल ऐसे हैं जिनमें -30 to 20 रहा, 10 साल ऐसे हैं जहाँ पे -20 से 10 रहा, और 12 साल ऐसे हैं जहाँ -10 से 0 रहा। अब अगर आप इनको काउंट करें तो ये बनते हैं 22 और 6 28 साल। ये 28 साल हैं जी आउट ऑफ
टू 104 ईयर्स। परसेंटेज आप लेंगे रफली 25-26% बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनते। अब यहाँ पे देखें फेवरेबल 19 साल ऐसे हैं जहाँ पे वो 0 से 10% यानी पॉजिटिव रिटर्न। 15 साल ऐसे भी हैं जिनमें 10 से 20, और 24 साल ऐसे हैं जो तकरीबन नेगेटिव ईयर्स के करीब हैं। देखें 20 to 30% रिटर्न आन किए। 13 साल ऐसे थे जहाँ 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60% रिटर्न वाले। इसका मतलब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि रिस्क तो है इसमें, लेकिन रिटर्न्स के चांसेस जो हैं वो क्यूमुलेटिवली आपके पास अच्छे खासे बन जाते हैं। इस वजह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट अ बैड बेट। ये हो गया। सो एक एग्जांपल हम देखते हैं, पॉइंट ऑफ गेन कैलकुलेटिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम देखें उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सो आपके पास परसेंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गिवन है प्लस 40%, 10%, 10% और माइनस 20%। ठीक। सो अगर हम इनको देखें तो हमारे पास एवरेज क्या बनेगा। सो अगर आप इन चारों को ऐड करें, इन चारों को अगर हम ऐड करें तो वो क्या आएगा, 60 माइनस 20 40 डिवाइडेड बाय 4 है ना मेरे पास ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, तो मैं इसका एवरेज ले सकता हूँ। एवरेज क्या आएगा 10। ठीक है, ये जो एवरेज है ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यों है? एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका हमेशा बनता है पास्ट सिचुएशन से। तो ये देखें पास्ट सिचुएशन है हमारे पास, परसेंट रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे अगर हमें ये पता चले तो पिछले फर्ज करें 4 सालों में 40%, 10%, 10% और माइनस 20% रिटर्न आया था, तो हम उसका जब एवरेज लेते हैं तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन बताएगा कि भाई फ्यूचर में मुझे 10% ज़रूर मिलेगा। अब जब मैं कहता हूँ डिविएशन फ्रॉम मीन, तो मैं कह रहा हूँ x माइनस एक्स बार। कैसे? x मान रहा हूँ इसको, और ये x क्या है, रिटर्न्स है ना। तो ये रिटर्न्स कौन से हैं? ये रियल सिचुएशन में पास्ट में अकर हो चुके होंगे, इसलिए इनको रियल रिटर्न मान रहा हूँ। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बता रहा है। तो x माइनस एक्स बार यानी रियल माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब मैं 40 माइनस 10 करूँगा तो क्या आ रहा है 30, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, माइनस 20 माइनस 10 क्या आ रहा है माइनस 30। ठीक है, तो ये x माइनस एक्स बार आ गया। अब स्क्वायर डिविएशन उसने कहा है, स्क्वायर डिविएशन क्या है, यानी इस कॉलम का आप स्क्वायर ले लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900, 0 का 0 है और 30 का 900। अब आप इसको फार्मूला अगर आप रिकॉल करें तो वेरिएंस का फार्मूला हमने कहा है सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, सो x माइनस एक्स बार स्क्वायर 1800 आ गया, सम जो है उसका 900 और 900 1800। अच्छा, इसने यहाँ पे वेरिएंस को n माइनस 1 नहीं लिया। सो बेसिकली आपका जो सैंपल है अगर लेस देन 30 हो तो आप डिवाइज़र में n माइनस 1 लोगे। अगर आपका सैंपल जो है वो ग्रेटर दैन 30 हो तो आप से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो इसने चूँकि 4 लिया है तो उसका आंसर 450 आता है। हम चूँकि 3 लेंगे तो हमारा आंसर 600 आएगा, ये ध्यान में रखिए। हमने डिवाइडेड बाय n नहीं करना, इसको प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा।
ठीक है, डिवाइडेड बाय n नहीं करना, हमें डिवाइडेड बाय n माइनस 1 करना। फिर हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। सो उसने 450 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 21.2 आ गया। जबकि हम 600 का लेंगे तो ये आएगा तकरीबन 24.62%। मैं रफ लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो ये 24.62% आपकी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, ये आपका रिस्क मेजर। अच्छा जी, अब हम मेजरिंग रिस्क में एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके कोई बेनिफिट्स आपको कुछ मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। तो डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, सो इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटजी डिजाइन टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? बाय स्प्रेडिंग दी पोर्टफोलियो अक्रॉस मैनी इन्वेस्टमेंट्स। यानी अगर मैंने पहले एक जगह पे इन्वेस्ट कर रखा था, तो पोर्टफोलियो ये कहता है कि मुझे एक और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक। तो ये मिनिमम पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि अक्रॉस मैनी इन्वेस्टमेंट्स, सो बेहतर ये है कि आप 2 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर लें। तो फर्ज करें 4 कर लेते हैं, तो अब इसमें होगा क्या, इसमें जो एक में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिस्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। जब मैं 2 में इन्वेस्ट करने लगूंगा यानी 1+1 में, तो मेरा रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं सिर्फ हाइट से बेसिकली इस रिस्क को डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं 3 इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ तो मेरा रिस्क जो है वो और कम हो जाएगा। और अगर मैं चारों को इकट्ठा ले लूँ तो मेरा रिस्क मिनिमम हो, ठीक। सो ये प्लीज़ डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि रिस्क को रिड्यूस करना है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ये नहीं है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स, ये चूंकि कॉमन बात लिखी हुई है, तो आपको जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो इंक्रीज कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स लेनी है जिनमें रिस्क जनरली कम हो। ये ना हो कि अगर फर्ज करें पहले वाले का रिस्क था 25% और दूसरे वाले का है 30%, तो पता लगे अगर मैं बेसिकली एवरेज भी करूं तो इनका जो कंबाइंड रिस्क है वो 27.5% बनता है। तो ये तो 25% से ज़्यादा रिस्क हो गया। तो आपने रिस्क रिड्यूस कैसे किया? रिस्क तो रिड्यूस नहीं होगा। सो आपको कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट अगर 25% रिस्क वाली है तो दूसरी 20% रिस्क वाली होनी चाहिए, तीसरी 15% से होनी चाहिए, ताकि रिस्क आपका डिक्लाइन पे आए, ठीक। अच्छा, फिर इस रिस्क को मज़ीद भी डिक्लाइन करने का तरीका ये होता है, अब जैसे यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा था कि मैंने 2 में इक्वली इन्वेस्ट किए। अब जिसमें रिस्क ज़्यादा है मैं उसमें इन्वेस्ट कम करूँ, फर्ज करें मैं 10% इन्वेस्ट इधर करता हूँ और 90% इधर करता हूँ, तो इसकी वजह से ओवरऑल रिस्क तकरीबन जो है वो 23% पे आ जाएगा। आप वेटेड रिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे चल के हम उसको डिटेल में भी देखते हैं, ठीक हो गया। फिर एक कॉन्सेप्ट है यूनिक रिस्क का। ये यूनिक रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर्स अफेक्टिंग ओनली दैट फर्म, जो उस फर्म की वजह से, यानी इसमें जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 25% रिस्क है ना, जब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 30% रिस्क है। सो ये यूनिक रिस्क है टू दिस फर्म। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो सिग्मा हम यूज़ कर रहे थे, सिग्मा बेसिकली इंटरनल रिस्क मेजर भी कहते हैं हम इसको। इंटरनल रिस्क मेजर क्यों है? वो इसलिए कि आपका जो रिस्क है वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट हो रहा है। इस तरह के रिस्क को हम डाइवर्सिफाइबल रिस्क कह सकते हैं। क्यों डाइवर्सिफाइबल? इसको मैं एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो ये डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यानी ये रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में कह रहे हैं, ठीक है। कुछ रिस्क होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं,
उसको हम डाइवर्सिफिकेशन से दूर नहीं कर सकते। फर्ज करें आप कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी ही बुरी चल रही है, तो आप इस इकानमी में जिस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करोगे सब पे उसका इफेक्ट होगा ना। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो हर चीज़ पे हो रहा होगा ना। तो इस वजह से वो डाइवर्सिफाइबल नहीं है, वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहलाता है, क्योंकि वो आपके अमल दखल में नहीं है। हाँ, आप मुल्क छोड़ जाएं, आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएं तो ये एक अलग बात है, लेकिन वो इंटरनेशनलाइजेशन की ऑप्शंस में एक रीज़न ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो हम डोमेस्टिकली रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन का फिनोमेना है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो आपका जो सिग्मा था वो यूनिक रिस्क था और ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है रिस्क का वो है मार्केट रिस्क। ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इकॉनमी वाइड सोर्सेज ऑफ रिस्क दैट अफेक्ट दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट। इसको सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। ठीक, इस यूनिक रिस्क को एक और नाम भी कहते हैं बिजनेस रिस्क, क्योंकि बिजनेस स्पेसिफिक हो गया ना, तो ये बिजनेस रिस्क भी कहलाता है। तो इसके तीन नाम हो गए, यूनिक, बिजनेस और डाइवर्सिफाइबल। और मार्केट रिस्क जो है वो हमारे पास सिस्टमैटिक है, ठीक है, इसके अलावा नॉन डाइवर्सिफाइबल भी। ठीक हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो रिस्क है उसके दो कंपोनेंट आ गए। इसका मतलब ये एक बिजनेस रिस्क, दूसरा मार्केट रिस्क। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफाइबल प्लस नॉन डाइवर्सिफाइबल एक ही बात हो गई। ठीक है, ये आपका जो नॉन सिस्टमैटिक और ये आपका सिस्टमैटिक, तो ये आपके कंपोनेंट हैं रिस्क के दो, चाहे आप बिजनेस कह लें, मार्केट कह लें, डाइवर्सिफाइबल नॉन डाइवर्सिफाइबल कह लें, सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक कह लें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम देखते हैं पोर्टफोलियो रिस्क की हमने बात की थी। पोर्टफोलियो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फाइंड आउट हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन फर्स्ट एसेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेट ऑफ रिटर्न, प्लस करेंगे फ्रैक्शन ऑफ पोर्टफोलियो इन सेकंड एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इन सेकंड एसेट होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं W1 R1 प्लस W2 R2, जबकि W जो है वो W1 जो है वो फाइंड आउट होगा आपका W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, या ये फाइंड आउट होगा इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट एसेट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट प्लस इन्वेस्टमेंट इन सेकंड एसेट, यानी सम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उसका जो है वो उससे आप जब इन्वेस्टमेंट वन को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास W1 आ जाएगा, और सम ऑफ इन्वेस्टमेंट को जब डिवाइड करेंगे I2 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पास W2 आ जाएगा, जबकि R1 और R2 आपके एसेट 1 और 2 के रिटर्न थे। फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है एक एसेट में 50,000, सेकंड एसेट में गिवन है लेट्स से 100,000, तो आपका W1 जो आएगा वो आएगा तकरीबन 33.33
3% और W2 आएगा आपके पास 66.67%। सम ऑफ वेट्स जो है वो 100 होना चाहिए, तो मैंने इसको जो सेकंड है उसको राउंड ऑफ कर दिया, 67 कर दिया, हालांकि ये 6666 आता है। इसी तरह फर्ज करते हैं आपके पास पहले एसेट में रिटर्न जो है वो 10% है, आप दूसरे एसेट में रिटर्न जो है वो 20%। तो आप अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये आएगा 33.33% मल्टीप्लाइड बाय पहले का रिटर्न, तो उसको मैं 0.1 कर रहा हूँ। वैल्यूज़ दोनों ही परसेंटेज में गिवन है, लेकिन मैं सिर्फ एक को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ और दूसरे को परसेंटेज में रहने दे रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 3.333% और ये आ जाएगा मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4 आता है, ये 3 आता है, ये 3 आता है, ये 3 आता है, तो ये 13.334 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आता है 16.667%। तो ये मेरे पास पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो। अब देखें, आपके डाइवर्सिफिकेशन से यानी एक से ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ कर गया। यानी अगर आप सिर्फ एसेट 1 में सारे पैसे लगा देते हैं तो आपको सिर्फ 10% रिटर्न मिलना था, और अगर आप सिर्फ एसेट 2 में लगाते तो आपको 20% रिटर्न मिलना था। जबकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डिवाइड करने से जो अपना रिटर्न है वो इंक्रीज़ कर दिया। ना सिर्फ आपका रिटर्न इंक्रीज़ होगा, आपका जो रिस्क है वो भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जिसका रिटर्न ज़्यादा है उसका रिस्क ज़्यादा होगा। सो उसको हम आगे देखते हैं कि उसके रिस्क को हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये तो आपका रिटर्न की मेजरमेंट होगी। अब अगर आप पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डिविएशन का एस्पेक्ट देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक एसेट है, तो हमारा जो रिस्क है वो मैक्सिमम खड़ा है, जबकि 2 एसेट्स पे हमारा रिस्क कम हो रहा है, 3 एसेट्स पे और कम हो रहा है, और कम होते होते हम देखेंगे आपका जो है वो तकरीबन फ्लैट लाइन जो है वो तकरीबन 7th 8th पे जो है वो आपको या 9th पे आपको रियलाइज़ होना शुरू हो गई। तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमल हो जाता है, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन ये हॉरिजॉन्टल है, यानी आप ये यूँ समझें कि 11-12 एसेट्स के बाद आपका रिस्क मज़ीद मार्जिनली कम नहीं होगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा। इसका मतलब है कि असल बेनिफिट है पहले 10 तक, जहाँ पे रिस्क आपका ड्रास्टिकली जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। 10 के बाद जो है वो आपका जो रिस्क, उसमें जो फ्लक्चुएशन आएगी वो कम होगी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो रिस्क की भी वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है तो एक सर्टन स्टेज के बाद जो मार्जिनल डिफरेंस है वो मिनिमल रह जाता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक एसेट में आपको मैक्सिमम रिस्क मिल रहा था, फॉर एग्जांपल ये 40% था, 2 से 30 पे आ जाता है, 3 से 20 पे आ जाता है, एंड सो ऑन डिक्लाइन होता जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। एक था हमारे पास मार्केट रिस्क जो कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक। सो जब आपके नंबर ऑफ़ एसेट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, तो आपका जो यूनिक रिस्क है, जिसे हम बिजनेस रिस्क भी कह रहे थे या डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कह रहे थे, वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वो रिस्क जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम पोर्टफोलियो रिस्क की बात करें, पोर्टफोलियो रिस्क अगर हम बात करें तो वो जनरेट हो रहा है आपका X1 स्केयर सिग्मा 1 स्केयर से। यानी अगर आप इसकी बात करें, सिर्फ स्टॉक 1 में इन्वेस्ट करने की बात करें तो आपका रिस्क ये है।
जबकि आप सिर्फ स्टॉक 2 में इन्वेस्ट करें तो वो x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं सो माइंडेड यहाँ पे वेट को उसने x एज्यूम किया है, तो इस वजह से W1 x1 है और W2 जो है वो x2 है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो स्लाइड्स में ऑब्वियसली जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं उनको एक्सप्लेन करना मुनासिब समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको वेट मान रहा हूँ, वो उसको x मान रहे हैं, तो x इज़ बेसिकली वेट। सो वेटेड जो है वो आपके पास रिस्क तो ये आ गया। लेकिन जब आप देखते हैं स्टॉक 2 का, तो स्टॉक 2 में आप देखें दो चीज़ें आ गई। स्टॉक 1 और स्टॉक 2 दोनों साइमल्टेनियसली जब लेते हैं तो एक एलिमेंट तो ये आ गया, x1 x2 तो आएगा, लेकिन साथ में है कोवेरियंस सिग्मा 1 2 की एक और मेजर है जो एक्सटर्नल रिस्क मेजर है। इसको जो है वो हमने अकाउंट फॉर करना होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 x2 रॉ 1 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसका मतलब ये है कि कोवेरियंस मेजर करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो सकता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को हम मल्टीप्लाई करें उनके कोरिलेशन से। ये रॉ बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट है दोनों का। इन तीन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोवेरियंस आ रहा है। इसी तरह जब स्टॉक 1 और स्टॉक 2 का यहाँ पे देखेंगे तो ये आता है x1 x2 इंटू सिग्मा 1 2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो रिस्क फाइंड आउट करने के लिए दो में से एक चीज़ होना ज़रूरी है, एक कोवेरियंस, दूसरा कोरिलेशन। सो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर है तो आप इनके पोर्टफोलियो रिस्क को मेजर कर सकते हैं। सो अब अगर मैंने पोर्टफोलियो रिस्क के लिए फार्मूला बनाना हो तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, सॉरी इसको मैं रिस्क कह रहा हूँ तो मैं सिग्मा लिखूँगा। सो मेरे पास फार्मूला ये होगा, ये स्क्वायर का फार्मूला। सो ये कोवेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो आपकी मेजर होती है W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस इन सारी टर्म्स को मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस ये और ये मिल के जो है वो हो जाएंगे 2W1 W2 सिग्मा 1 ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये वाले हमारे ऐड हो जाएंगे, ये वाले फैक्टर्स, तो ये इस तरह से हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा हमारे पास रॉ 1 2। ठीक, एक फार्मूला ये हो गया कोरिलेशन और कोएफिशिएंट का, कोवेरियंस का। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूलाज मेरे पास आ गए, सिग्मा पी स्क्वायर, ये दो एसिड्स के लिए। जब ये दो से ज़्यादा एसिड्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये फार्मूला और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसको हम आगे चल के एग्जाम्पल से भी देखते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं पहले टू एसेट्स की। सपोज यू इन्वेस्ट 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन एक्सन मोबाइल और 40% जो है वो कोका कोला। दो कंपनियां आ गई, एक्सन में 60% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोका कोला में 40%। एक्सपेक्टेड डॉलर रिटर्न ऑन योर एक्सन मोबाइल स्टॉक इज 10%, जबकि कोका कोला पे 15%। सो पोर्टफोलियो पे रिटर्न कैसे होगा? सो फार्मूला हमने रिटर्न का क्या लिखा था, हमने कहा था W1 R1 W2 R2। इसका मतलब ये है कि 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ठीक है, प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 15%। सो यहाँ पे मैंने वेट्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया और जो रिटर्न्स हैं उन्हें परसेंटेज में रहने दिया। तो ये आ जाएगा 6% और ये आ जाएगा 9%। तो ओवरऑल रिटर्न जो है वो आपका, सॉरी 4 सर्विस 6 ही आता है, तो ओवरऑल रिटर्न जो है वो आपका 12% है। ठीक है,
तो ये आपको उसकी कैलकुलेशन जो है वो आ गई आपके पास। अब इसका रिस्क फाइंड आउट करना है। तो एडिशनल स्टेटमेंट हमें क्या दी है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर एनुअलाइज्ड डेली रिटर्न्स इज 18.2% एंड 27.3%। इसका मतलब 18.2% है जी एक्सन मोबिल की, और जो कोका कोला है उसकी 27.3%। जैसे हम पहले कह रहे थे जिसका रिटर्न ज़्यादा है उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो ये वही फैक्टर आ गया आपके पास। इसका रिटर्न 10% है तो इसमें रिस्क जो है 18.2%। अज्यूम द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 1। सो इसका मतलब ये है कि जो रॉ 1 2 है वो हमें बता दिया 1। सो ये हमें कोवेरियंस भी बता सकता था। कोवेरियंस 1 2 बताता तो वो दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट नंबर, और उसकी बेस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला था हमारे पास x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। x1 क्या था? w1 यानी वेट 1, वो 60% है 0.6 का स्क्वायर, रिटर्न है 18.2 का स्क्वायर। इसी तरह आपने कोरिलेशन वाला जो फॉर्मूला लिखा था उसमें x1 x2 यानी आपका जो 0.4 0.6 आ गया, मल्टीप्लाई होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से जो कि 1 है। सिग्मा 1 हमारे पास 18.2 था और सिग्मा 2 27.3। सेम नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आए तो x2 जो है वो हमारे पास 0.4 था तो इसका स्क्वायर आ गया, सिग्मा 2 27.3 था तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके और सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिस्क। तो यहाँ पे उसने ये किया, देखें इसको हम कह रहे हैं W1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है। ये है जी W2 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब ये 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और रॉ 1 हमारे पास आ गया। चूँकि वो 1 है तो इसलिए उसने उससे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हमारे पास पोर्टफोलियो की जो वेरिएंस आई है वो 33.9 है, लेकिन हमने कहा वेरिएंस हमारा आंसर नहीं होता, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा रिस्क नहीं है। तो वो है 18.3% से आप उसको मुहैया करेंगे। तो अब आप देखें आपका जो ओवरऑल रिस्क है दो एसेट्स में इन्वेस्ट करने से, अगर आप एक में इन्वेस्ट कर रहे थे तो कितना 18.2% और दूसरे में 27.3% का, लेकिन इनको कंबाइन कर दिया जब हमने इन्वेस्टमेंट में तो हमारा रिस्क जो नीचे वाला था एक्सन मोबाइल उसके करीब था, 18.2 से 18.3 हुआ, जबकि हमारा रिटर्न 10% से 12% पे चला है। तो रिटर्न में ज़्यादा इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू रिस्क की। तो ये पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन रहा है जिसमें आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। क्योंकि अगर आप सिर्फ कोका कोला में इन्वेस्ट करते कमाते तो आप 15%, लेकिन 27.3% रिस्क भी आपको फेस करना पड़ता। पोर्टफोलियो में हमारा दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो रिटर्न है ये मैक्सिमाइज हो जाए और जो हमारा पोर्टफोलियो रिस्क है ये मिनिमाइज हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रख के पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो हम लिख रहे थे फॉर्मूला रॉ 1 2 का, तो वो हमने कहा था वो आएगा W1 W2 सिग्मा 1 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास था W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ, ये वेट्स कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये है कि ये कोवेरियंस मेरे पास हो, कोवेरियंस को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कोरिलेशन आ जाती है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो मैं जो रॉ 1 2 है, सॉरी, इसका फार्मूला इस तरह से भी लिख सकता हूँ। जो कोवेरियंस का फार्मूला था मेरे पास उसको यहाँ पुट कर दूँ n-1 और इस टोटल को डिवाइड करूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 से,
जो मेरे पास कोरिलेशन भी आ सकती है। सो साइमल्टेनियसली हमारे पास कोवेरियंस का भी फार्मूला है, जो कि था हमारे पास, अभी हमने लिखा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार n माइनस वन से डिवाइड। इसमें प्लीज़ जहन में वही रखना है, n माइनस वन हम हमेशा इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो सैंपल है दैट इज़ लेस देन 30 है, तो हम n माइनस वन यूज़ कर रहे हैं। अगर सैंपल गलती से ग्रेटर देन 30 हो जाए तो हम n से ही डिवाइड करेंगे, ये जहन में रखिएगा। तो ये फार्मूला में n माइनस वन की बजाय n आ जाए। अब अगर आप एक और कॉन्सेप्ट को देखें तो आपका जो मेजॉरिटी टाइम्स इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन होती है वो गिवन होती है एक मैट्रिक्स के थ्रू। इसको हम कह रहे हैं वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। रिकॉल करें, हमने कहा था कि एसेट वन, एसेट टू, एसेट वन, एसेट टू, हमने कहा था यहाँ पे सिग्मा गिवन होता है हमें, यहाँ पे हमें वन और टू का रिलेशनशिप गिवन है, यहाँ वन टू का रिलेशनशिप गिवन है, और यहाँ पे सिग्मा टू गिवन है। तो अगर आपको वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स गिवन हो तो ये देखें, ये आपके पास एसेट 1 2 3 4 5 6 तक है, यहाँ पे भी 6 तक है, आगे भी हम जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। लेकिन ये समझना हमारे लिए बेहतर है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन न्यू गिवन हो तो ये बेसिकली हमें सिग्मा वन स्क्वेयर बताता है, ये हमें सिग्मा टू स्क्वेयर बताता है, ये हमें सिग्मा थ्री स्क्वेयर बताता है, ये हमें सिग्मा फोर स्क्वेयर बताता है, ये 5 स्क्वेयर होता है, ये सिग्मा 6 स्क्वेयर होगा, और ऑब्वियसली ये सिग्मा जो है n स्क्वेयर होगा। ठीक, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो हमें कोवेरियंस बता रहे होंगे। तो डायगोनल में हमेशा हमारे पास वेरिएंस होती है और डायगोनल के अलावा हमारे पास कोवेरियंस होती है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स जो है हमें बता रहा होगा सिग्मा वन टू, ये बताएगा सिग्मा वन थ्री, ये बताएगा हमें सिग्मा वन फोर, ये वन फाइव, ये वन सिक्स, और ऑब्वियसली ये सिग्मा वन एन बताएगा। ठीक है, और ये भी हमें बताएगा सिग्मा वन टू, सिग्मा वन थ्री, सिग्मा वन फोर, सिग्मा वन फाइव, सिग्मा वन सिक्स, और ये सिग्मा वन एन आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमें बताएगा सिग्मा टू थ्री, सिग्मा टू फोर, सिग्मा टू फाइव, सिग्मा टू सिक्स, और सिग्मा टू एन। अब इसी तरह ये इंफॉर्मेशन सारी यहाँ रेप्लिकेट हो जाएगी, 3 4 3 5 3 6 3 n, ये हमें बताएगा 4 5 4 6, और ये 4 n, ये हमें बताएगा सिग्मा 5 6, सिग्मा 5 n एंड सो ऑन, ये हमें सिग्मा 6 n बताएगा, सॉरी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक क्या है कि आपकी ये रॉ में जो एलिमेंट्स है वो इस फर्स्ट रॉ के एलिमेंट सिमिलर होंगे, यानी यहाँ 20% है तो यहाँ भी 20% होगा, यहाँ 30% है तो यहाँ भी 30% होगा। इसका मतलब यह है कि वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगी, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी सिग्मा वन टू आप कैलकुलेट कर रहे हैं या सिग्मा टू वन कैलकुलेट कर रहे हैं, दे आर सेम, यानी सिग्मा वन टू इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा टू वन। जैसे यहाँ हमने लिखा है वन टू, इसको हम टू वन भी लिख सकते थे ना, क्योंकि ये टू एसेट है, सो इसलिए इट डज नॉट मैटर, ये सेम वैल्यूज होगी। इसी तरह आपका जो सिग्मा वन सिक्स है तो सिग्मा सिक्स वन के बराबर होगा, तो इसलिए हम इसको भी वन सिक्स ही लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको वन सिक्स ही लिखा है। ठीक है, सो सिमेट्रिक ये है कि डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज सेम है,
यानी 12 या 21 या 16 या 61 या 15 या 51, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वैल्यू सेम होगी। तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पोर्टफोलियो कैलकुलेशन के लिए। फिर आपका जो है टोटल रिस्क हमने कहा था वो दो कैटेगरीज में फॉल करता है, एक डाइवर्सिफाइबल था, दूसरा मार्केट रिस्क था। मार्केट रिस्क जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बीटा से मेजर करते हैं। वो जो मार्केट चेंजेस में सेंसिटिविटी है उसको शो करता है। तो अगर हम इस लाइन को बीटा लाइन माने, ठीक है, तो ये जो बेसिकली रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये हमें बीटा बताता है। बीटा फाइंड आउट करने का बड़ा आसान हमारे पास फार्मूला है। तो वेरिएंस थी हमारे पास, सो हम एसेट 1 का अगर बीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम उसको सिग्मा 1 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम एसेट 2 का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम उसको सिग्मा 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा बीटा फाइंड आउट, ठीक। जबकि रिकॉल करें, हमने कहा था कि जो कोरिलेशन है 1 2 की, वो फाइंड आउट होती थी सिग्मा 1 2 को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से डिवाइड करने से, ठीक। तो ये आपके पास बीटा का भी फार्मूला आ गया। सो जो इंटरनल रिस्क या डाइवर्सिफाइबल रिस्क था वो हमारे पास सिग्मा था, जबकि कोवेरिएंस और अब हमारे पास बीटा आ गया, ये एक्सटर्नल रिस्क को मेजर करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्केट रिस्क का कंपोनेंट आ गया। एक से ज़्यादा एसेट्स आ जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका एक्सटर्नल रिस्क भी इंक्लूड हो जाता है। तो इस वजह से कोवेरिएंस भी हमें उसमें हेल्प कर रहा है और बीटा भी हेल्प कर रहा है, एंड नो डाउट कोरिलेशन भी हमें एक्सटर्नल रिस्क को मेजर करने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। सो अब अगर हम बीटा के कॉन्सेप्ट को देखें, तो बीटा और यूनिक रिस्क जो है वो हमें क्या बताएगा, पोर्टफोलियो फॉर ऑल एसेट्स, जो मार्केट पोर्टफोलियो है बेसिकली, तो तमाम एसेट्स का इन दी इकॉनमी अगर हम एज्यूम करें तो वो मार्केट पोर्टफोलियो कहलाएगा। इन प्रैक्टिस अ ब्रॉड स्टॉक मार्केट इंडेक्स सच एज S&P कंपोजिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मार्केट। और पाकिस्तान में कौन सा इंडेक्स है? पाकिस्तान में KSE ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो पूरी मार्केट को शो करता है, ठीक है, स्टॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो KSE 100 है वो सेलेक्टेड कंपनीज आ गए, टॉप 100 कंपनीज के इंडेक्स को शो करता है। इसी तरह हमारे पास KSE 30 है, सॉरी, तो ये हमें टॉप 30 फर्म्स के इंडेक्स को शो करता है। सो तमाम मार्केट की बात करें तो ये मार्केट पोर्टफोलियो में जो बात कर रहा है, ये KSE ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज पे ये आपको इंडेक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दिस इज़ बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कंपोजिट इंडेक्स की बात की है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। बुक्स चूँकि हमारी मेजॉरिटी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में लिखी होती है, तो इस वजह से वो हमें ऐसा ही मिलता है, उनका ही जिक्र मिलता है, हम उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक्स रिटर्न टू द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है। तो वो हम पहले उसका फार्मूला देख चुके हुए हैं कि मार्केट पोर्टफोलियो के अगेंस्ट उसका जो इंडिविजुअल का रिटर्न है वो क्या है। तो जब हम बीटा फाइंड आउट करते हैं तो बीटा हमने कहा था कि वो सिग्मा 1 2 था डिवाइडेड बाय सिग्मा 1, तो ये हमारे पास बीटा 1 आ जाता है। लेकिन सिग्मा 1 2 फाइंड आउट करते हुए अगर हम ये एहतियात कर लें कि एक तो हो मेरे पास एसेट, मैं एसेट को ये लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास एसेट नहीं होना चाहिए, दूसरा हमारे पास इंडेक्स होना चाहिए। सो यहाँ पे I माइनस आई बार आ जाए हमारे पास,
उसको मल्टीप्लाई करें और उनका हम सम लें और n-1 से डिवाइड करें, तो ये जो सिग्मा 1 2 आएगा, ये अब बेसिकली सिग्मा 1 2 आ रहा है एसिड का और इंडेक्स का, ठीक। सो इन दोनों के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो एसिड और इंडेक्स का। सो अगर हमने एसिड और इंडेक्स का जो है वो रिलेशनशिप लिया है कोवेरिएंस में, तो इसका मतलब ये है कि जब हम बीटा फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक, जो जिसे हम एसिड कह रहे हैं, टू दी मार्केट पोर्टफोलियो, जो कि हमारा सिग्मा 1 2 से हमें फाइंड आउट किया। इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल रीजंस कोवेरिएंस को भी आपको हमेशा इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में मेजर करना चाहिए, ताकि जब आप बीटा कैलकुलेट करें तो वो एग्जैक्ट एसेट का जो रिस्क है उसको रिफ्लेक्ट करने में हेल्प आउट कर सके कि मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो एसेट है वो कितना रिस्की है, ठीक। सो ये अगर आप बीटा की बात करें तो बीटा जो है वो आपका, ये तो था ना फिक्स रिटर्न था आपके पास, इस स्लोप से ज़ाहिर होता है। तो अब आप ये बताइए इसका बीटा क्या होगा, इसका बीटा मिनिमम होगा। फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ ये लेस देन 1 है, और अगर मैं इसको अज्यूम करूँ कि इसके लिए बीटा इक्वल टू 1 है और इसके लिए बीटा ग्रेटर देन 1, तो ये जो है वो नॉर्मल सिचुएशन होगी कि अगर उसका बीटा यानी रिस्क 1 से कम होगा तो उसका रिटर्न भी तो कम होना चाहिए, और उसका बीटा अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसका रिटर्न जो है वो मार्केट से ज़्यादा होगा। सो अब मार्केट रिटर्न कौन सा आ गया? मार्केट रिटर्न वो है जिसमें बीटा इक्वल टू 1 है, ठीक। सो ये हमारे पास आ गया। अभी हम फार्मूला जो है वो लिख रहे थे, सिग्मा आई एम बेसिकली स्टॉक है, आई स्टॉक है, एम मार्केट है, ठीक है। और हमने उसको जो सॉरी आई जो है वो इंडेक्स है, आई इंडेक्स है, और आपका जो एम जो है वो स्टॉक है, तो सिग्मा एम से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बीटा और यूनिक रिस्क का जो है वो रिलेशनशिप आपको पता चल जाएगा। आप इसमें से बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्मा एम को जो है आप लिख सकते हैं सिग्मा आई एम, और डिवाइड कर सकते हैं उसे बीटा आई से, तो ये आपके पास इनके रिलेशनशिप्स पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये रिस्क है बढ़ेगा तो बीटा कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ ना। एंड वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि अगर बीटा बढ़ेगा तो आपका जो स्टॉक का रिस्क है वो कम हो जाएगा। सो ये जो आई एम था बेसिकली कोवेरियंस विद द मार्केट, और ये जो वेरियंस ऑफ मार्केट जो है वो आपको सॉल्व हो जाता है। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्यूरीज टू आस्क, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।